So welcome back to the another video एंड आज के हम इस लेक्चर में अपना उर्दू P2 के जो है लेंदी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमने हिस्सा नसर और हिस्सा नज़म हमने पढ़ लिया था और P1 भी हमने पढ़ लिया था. सो लेट्स स्टार्ट दिस P2 विद तफसीरी कहानी या फिर तख्लीक की तहरीर. तो मैं अगर एक जनरल बात बताऊं, बच्चों ने इसको इतना हवा बना लिया है, हालांकि ये इतनी आसान होती है. और मैं तो कहता हूं बच्चे इसमें से 15 या फिर 15 में से 14, 14 आउट ऑफ 15 कहीं नहीं छोड़ते हैं इस पूरे 15 मार्क्स में से, क्योंकि बच्चों को पता होता है कि ये कितनी कोई बड़ी और मुश्किल चीज़ नहीं है जितना इसको हमने एग्जैजरेट किया हुआ है. तो तख्लीकी तहरीर को जो है पढ़ते हैं और इसको हम सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर करते हैं. देखिए, मैं इसकी टिप्स बताऊंगा आपको, मगर आपका काम यह है कि आप ई मार्किंग नोट्स उठाएं और ई मार्किंग नोट्स में बच्चों की आइडियलिस्टिक अप्रोच को देखें, एक उनकी आप टर्मिनोलॉजीज़ को पढ़ें कि बच्चों ने किस तरह से पेपर को सॉल्व किया हुआ है. क्योंकि अगर आप किसी बेटर रिस्पॉन्स का पेपर देखेंगे ना, तो ऑब्वियस है आपको पता चलेगा कि आप किस पानी में खड़े हो. तो मैं यही कहूँगा, हमेशा अगर आपको अपनी गलतियों को फाइंड आउट करना है तो अपने ऊपर से लोगों को देखकर उनकी गलतियों से सीखो, मतलब उनकी अच्छाइयों से सीखो. उनकी, जैसे कि फॉर एग्जांपल टीचर से बच्चा सीखता है क्योंकि वो उससे ऊपर होता है दर्जे में टीचर. तो क्योंकि इसी तरह जो बेटर रिस्पॉन्स होते हैं, फॉर एग्जांपल आई एम अ वीकर रिस्पॉन्सर, तो मैं किसी बेटर रिस्पॉन्सर को ही देख के सीखूंगा. तो इस तरह आपका भी यही काम है. तो सवाल नंबर 4, 15 मार्क्स कुल. अब ये आपके सामने एक पूरा तस्वीर दी हुई है. सबसे पहले जो है ना, नंबर 1 टिप मैं दूंगा, अंडरस्टैंड द पिक्चर. जिसने पिक्चर को अंडरस्टैंड कर लिया उसने 14-15 मार्क्स पूरे ले लिए, ख़त्म हो गई बात. चलिए अंडरस्टैंड करते हैं. पाकिस्तान के माहिर डॉक्टर बाहर जा रहे हैं, इनकी जगह कौन पड़ेगा? खबर. अब ये पूरी जो है ना, ये मेरे ऊपर बना है. वैसे ही सीरियसली अगर मैं आपको बताऊं, जो इस वक्त मेरे साथ हुआ है 2025 में और 2024 में, जो मैंने मेरे साथ जो हुआ है इस वक्त में, ये मेरे ऊपर है. और अगर मुझे मौका मिले तो मैं तो उसके ऊपर बड़ी ज़बरदस्त कहानी लिख कर आऊँ, मुझे पूरा नंबर मिल जाएंगे इंशाल्लाह. अच्छा, अब ये पिक्चर समझ आ रही है कि मुझे इसमें तंज किया करना है. अब डेंटल सर्जन का काम करूँगा, दांतों का मंजन बेचूंगा, यानी कि मंजन बेच के फ्रॉड करूँगा. नंबर 1, जिस जो आजकल हमारा सिंदीक कर रहा है. नंबर 2, अब कान और गले का स्पेशलिस्ट कहलाऊंगा भाई. कानों में मैल भी साफ़ करूँगा और जेब भी साफ़ करूँगा. अब तो कोई स्पेशलिस्ट बना ही बना, यानी कि अब तो कोई, क्या कहते हैं, आई स्पेशलिस्ट, सॉरी, यानी कि आंखों का ऑप्थेमोलॉजिस्ट जिसे हम कहते हैं बायो में, आई का स्पेशलिस्ट यानी कि आंखों का डॉक्टर बनूंगा और सुरमा बेचूंगा. वाह. अब मैं ऑर्थोपेडिक माहिर बन गया, यानी कि हड्डियों का डॉक्टर माहिर बन गया और तेल मालिश करके मैं हड्डियां मजबूत करता हूँ. वाह 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 वाह. अब मेरे नज़र में तो इसमें बच्चों को बड़ा ज़बरदस्त लिखना है, आके लिखना पड़ेगा. अखबार में छपने वाली खबर और उस पर मबनी तस्वीरी काके के पस मंज़र में कहानी या रुदात तहरीर कीजिए. ठीक है ना. कहानी या फिर रुदात, यानी कि एक जो बिल्कुल सही बात होती है वो, यानी कि जो आजकल के हालात के ऊपर बिल्कुल सही बात है, यानी कि अपना आर्ग्यूमेंट देना है आपको. और कहानी यानी कि आपको एक कहानी सुनानी है इसके ऊपर, अगर आपने कोई कहानी सुनी हो या देखी हो. हिदायत. अपनी तहरीर के लिए तस्वीर के मुताबिक रखता हुआ अनवान तजवीज़ कीजिए. उन्वान जो होता है एक्चुअली हेडिंग होती है. हेडिंग किस चीज़ की, जो आप लिख रहे हो उस चीज़ की बताता हूँ कैसे लिखते हैं. हालिया वाक़यात को मद्देनज़र रखते हुए, यानी कि प्रेजेंट के वाक़यात को मद्देनज़र रखते हुए, पाकिस्तान में गैर संदियाफ्ता हकीमों के इलाज से सेहत को पहुँचने वाले नुकसान का तस्करा कीजिए. वही बात, मंजन बेच रहा है, सुरमाकार बन रहा है, तेल मालिश वाला जिसे हम कहते हैं, जीरा कहते हैं जिसे हम, जीरा जो कि आपकी तेल मालिश करता है. तो वो सब जो है एक ढोंग है, एक ढोंग फ्रॉड है जो कि, तो उस फ्रॉड के ऊपर हमें प्रेजेंस के हाल को जताते वक्त हमें तनकीद करनी है. तस्वीर के जुज़ियात का बगौर जायज़ा लेते हुए इसमें से मौजूद किरदारों के जज्बात और एहसास शामिल कीजिए. ठीक है. यानी कि इसमें से जो आपको करना ये है कि आपको अपने जज्बात को और लोगों के जज्बात को इकट्ठा करके, उनके एहसास को इकट्ठा करके एक आपको आर्ग्यूमेंट करना है या आपको कहानी देनी है. तंज या मिजाह की खूबी को अपनी तहरीर का हिस्सा बनाइए. देखिए, तंज का मतलब होता है क्रिटिसाइज करना, उसको गलत कहना.
और मिज़ाह का मतलब होता है कि जब रीडर पढ़े या एग्जामिनर पढ़े तो वो आपकी कहानी को सुनकर हंसे, और हंसे इस सूरत में कि वो आपकी कहानी को अप्रिशिएट करे, मिज़ाह हो ना उसके अंदर। लिखने के लिए जिस सिनफ का इंतखाब करें उस पर निशानदगी कीजिए। कहानी लिख रहे हैं तो कहानी पर टिक कीजिए, रुदाद लिख रहे हैं तो रुदाद पर टिक कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंस्टेंस, राइट नाउ आई एम राइटिंग अ रुदाद। मैं एक रुदाद लिख रहा हूँ, यानी कि मैं अपने आर्ग्यूमेंट पेश कर रहा हूँ। तो रुदाद का मतलब यहाँ पे क्या होगा, अब मेरे ऊपर है मैं उसकी हेडिंग क्या सेलेक्ट करता हूँ। ये हेडिंग बड़ी सोच समझकर सेलेक्ट करनी पड़ती है, हेडिंग बड़ी सोच समझकर सेलेक्ट करनी पड़ती है, क्योंकि हेडिंग से ही टीचर समझते हैं कि बच्चे ने कितने नंबर लेने हैं। हेडिंग नंबर 2 आपका टिप आ जाती है इस पूरे सेक्शन की हेडिंग। मैं अगर रुदाद लिखूं तो मैं इसकी हेडिंग डालूंगा, आओ मियाँ तुमको मंजन बेचें। आओ मियाँ तुमको मंजन बेचें। अब ये जो मंजन है ना, यहाँ पर जब टीचर पढ़ेगा तो वो समझ जाएगा कि बच्चे ने यहाँ पर मंजन यानी कि झूठ का सहारा, यानी कि झूठ का सौदा बच्चे ने लिखा है, यानी कि बच्चा क्रिटिसाइज कर रहा है। तो आओ मियाँ तुम्हें हम मंजन बेचें का मतलब टीचर पढ़ते ही समझ जाएगा कि बच्चा यहाँ पर रुदाद में तंज करेगा, और अब टीचर को मज़ा आएगा कि हाँ अच्छा ये मैंने इस वक्त बिल्कुल आपके सामने मैंने सेलेक्ट किया, ये नहीं कि मैंने पहले से इसको, मैं तो अभी अभी जब मैंने पेपर खोला है तो मेरे सामने तस्वीर आ गई। मैं जब लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मुझे अभी अभी मेरे जहन में ये बात है कि आओ मियाँ तुमको मंजन बेचें, कुछ ऐसा लिखना है। तो बस ये अचानक से मुझे बन गया तो मैंने इसको लिख दिया। बाकी मुझे नहीं पता कि कितना और अच्छा करना चाहिए, क्योंकि वो आप एज अ स्टूडेंट आप खुद डिसाइड करोगे कि क्या ये मैंने हेडिंग अच्छी डाली है या नहीं डाली, या मैंने गलत डाली है, मुझे इसकी जगह कोई और अच्छी चीज़ लानी चाहिए हेडिंग के लिए। तो खैर बहरहाल मैंने उन्वान तो अपना तहरीर कर दिया, आओ मियाँ तुमको मंजन बेचें। अब मुझे स्टार्टिंग ऐसी लेनी है कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ तो हर कोई अपने आप को अपने आप को अ, अपने आप को कह सकते हैं, यहाँ तो हर कोई अपने, अच्छा अब ये दरअसल है ये चीज़। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से स्टार्ट ले रहा हूँ कि यहाँ तो हर कोई अपने आप को, यानी कि अपने आप को कुछ ऐसा समझता है कि वो झूठ बोले मगर वो अपने आप को फ़ख्र महसूस करे। तो यहाँ तो हर कोई अपने आप को अ, एक फ्रॉडिया अंदाज में, यहाँ तो हर कोई अपने आप को एक फ्रॉडिया अंदाज में धोखा ही दे रहा है, धोखा ही दे रहा है। जैसे कि आप कराची के मंजन बेचने वालों की, मंजन बेचने वालों की, अब ये मैं बाहर लिख रहा हूँ लाइन से क्योंकि आगे लाइन दी हुई है, बट मैंने यहाँ पे लिख रहा हूँ ताकि आपको नहीं लिखना इस लाइन से बाहर। चलो मैं जब आपको नहीं लिखना तो मुझे भी नहीं लिखना, मैं अभी इसको लाइन से हटाकर लाइन पे लिखता हूँ। व्यंजन बेचने कराची के मंजन बेचने वालों की ही मिसाल ले लें। अब अब दरअसल ये जो मैंने एक टर्म अपने पास से ईजाद करके मैंने जो ये चीज़ें लिखना शुरू की हैं, ये कोई मैंने कोई इंतहाई अव्वल दर्जे की चीज़ें नहीं लिखी, ये एक नॉर्मल बच्चा भी लिख सकता है। दरअसल तफसीरी कहानी में ना अल्फाज का चुनाव बहुत ज़्यादा होता है, बहुत बेहतरीन तरीके से करना पड़ता है। अल्फाज का चुनाव का मतलब ये है कि वर्डिंग यानी कि वोकेबलरी उर्दू में आपकी थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, आपकी वर्डिंग, आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर एज लाइक इन द इंग्लिश। तो अब हर बच्चे की अपनी अपनी क्रिएटिविटी होती है, जैसे कि मैंने अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से इंट्रोडक्शन में लिखा, आओ मियाँ तुमको मंजन बेचें। यहाँ तो हर कोई अपने आप को एक फ्रॉडिया अंदाज में धोखा ही दे रहा है।
दे रहा है, मैंने दे में थोड़ी मिस्टेक कर दी, दे रहा है, जैसे कि आप कराची के मंजन बेचने वालों को ही ले लें। अब ये क्योंकि मैंने राइटिंग भी थोड़ी अच्छी नहीं की, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मेरा टैबलेट से ज़्यादा अच्छा लिखा नहीं जाएगा, इतना अच्छा मैं पेपर पर लिख सकता हूँ कि पेपर में आइडियाज़ अच्छे जनरेट होते हैं जब आप पेपर लिख रहे होते हो, तो वो आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो। तो इसमें आपको बेटर रिस्पॉन्सेस को देखना पड़ेगा तफसीरी कहानी के लिए, अगर आपको इसमें एक्सेल करना है। एक्सेल मतलब अगर आपको इसमें फुल मार्क्स चाहने वाला आपको उसमें करना है, तो आपको बेटर रिस्पॉन्सेस देखना पड़ेगा। तो आप जाइए और आप ई मार्किंग नोट्स को 2018 एसएससी पार्ट 1 आप चेक कीजिए। मसला ये है, टॉपिक से नहीं हटना होता हमें, तफसीरी कहानी में टॉपिक से नहीं हटना होता। फिर डॉक्टर की बात की तो डॉक्टर के ही मुतालिक आपको आपने इंट्रोडक्शन दे दिया मंजन का, मतलब फ्रॉड का यानी कि धोखे का। अब आप डॉक्टर के ऊपर आते हैं, आप डॉक्टर की रेपुटेशन, आप उसके साथ जो हो रहा है और वो जो दूसरों के साथ कर रहा है, आप उसके बारे में लिखेंगे, क्योंकि अब आप टॉपिक से नहीं हटेंगे। आपने सिर्फ 3-4 लाइनें आपने इंट्रोडक्शन की देकर मज़ाक और तंज कर कर अब आपको टॉपिक पर आना है। अब वो क्रिएटिविटी किस तरह लानी है वो आपकी जिम्मेदारी है। नाउ यू कैन गो टू योर ई मार्किंग नोट्स एंड देन यू कैन obtain information from that. Okay, so now let's move on the लेटर, यानी कि खतूत या फिर खत। तो कुल नंबर 8 होते हैं इसके। अपने दोस्त या अपनी सहेली के नाम खत लिखिए, यानी कि इसमें भी हमारे पास एक होता है रस्मी खतूत और एक होता है गैर रस्मी खतूत। ठीक है, तो रस्मी खतूत वही आपके पास फॉर्मल लेटर, और गैर रस्मी आपके पास इनफॉर्मल लेटर। तो दोनों में से कोई भी आपके पास चीज़ आ सकती है, तो आप उसको लिख सकते हैं। तो नाउ हम इसके फॉर्मेट के ऊपर आ जाते हैं। तो इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट पहले देख लेते हैं। कमरा इम्तहान, कॉमा, अलिफ बे चीम रोड, कॉमा, कराची, आपका डैश, तारीख। ठीक है, और तारीख में आप चाहें तो गैप दे सकते हैं लाइन का, वरना आपकी मर्ज़ी है। प्यारी सहेली या प्यारे दोस्त, प्यारे भाई, अस्सलाम वालेकुम। प्यारे सहेली दोस्त के बाद एक्सक्लेमेटरी मार्क और फिर अस्सलाम वालेकुम एज इट इज़। इसमें भी आप अगर गैप चाहें डेट के बाद, अगर आप एक लाइन छोड़ेंगे और आप प्यारे दोस्त लिखेंगे और अस्सलाम वालेकुम लिखेंगे तो भी ठीक है। उम्मीद है कि ये सब आप इंट्रोडक्शन देंगे, पैराग्राफ को एंड करेंगे। अच्छा, यहाँ पे इसने एक गलती की हुई है, इसने विदाउट लीविंग टू फिंगर स्पेस इसने नेक्स्ट पैराग्राफ शुरू कर दिया है, तो ये थोड़ी मिस्टेक है। तो आप विदाउट लीविंग नहीं, आप लाइन को, सॉरी, अगर आप विदाउट लीविंग लाइन लिख रहे हैं नेक्स्ट पैराग्राफ, तो आप, मैंने बताया था, 2 फिंगर स्पेस का गैप छोड़ेंगे। अगर आप लाइन लीव कर रहे हैं तो अगर जब आप लाइन लीव कर रहे हैं तो आपको 2 फिंगर स्पेस का गैप नहीं देना। अगर आपको लाइन लीव नहीं करनी तो आप 2 फिंगर स्पेस का गैप देके अपना नेक्स्ट पैराग्राफ शुरू करेंगे। तो ये आपका एंड है। फ़कत तुम्हारी सहेली या फ़कत तुम्हारा दोस्त, अलिफ बे जीम या फिर आइन सीन काफ, जो भी आपको लिख सकते हैं। मिसाल नंबर 2 भी देख लीजिए, वही फॉर्मेट है, थोड़ी ऊपर नीचे चेंज है। जैसे इसने देखो 2 फिंगर स्पेस का गैप छोड़ा है इसने, बिल्कुल सही छोड़ा है इसने, क्योंकि इसने लाइन लीव नहीं की। अगर ये लाइन लीव करता तो ये विदाउट लीविंग गैप लिखता, मगर क्योंकि इसने लाइन लीव नहीं की तो ये 2 फिंगर स्पेस का गैप देकर फिर स्टार्ट करेगा मेरा तुम्हें फ़कत खत लिखने का, सॉरी। उसके बाद फ़कत तुम्हारी प्यारी सहेली अलिफ बे जीम। तो ये आपका फॉर्मल लेटर का, सॉरी, इनफॉर्मल लेटर का आपका वो है पैटर्न। ठीक है, अच्छा, ये लेटर का फॉर्मेट है फॉर्मल लेटर की, यानी कि अखबार के मदीर के नाम, किसी हेड के नाम जब आप लिखते हो फॉर्मल लेटर, तो इसका पैटर्न है। इसकी लेंथ पर मत जाओ, ये मैंने सेकंड ईयर का पैटर्न निकाला है, तो आप बस पैटर्न को देख लो किस तरह है। मोहतरम जनाब मदीर आला साहिब, एक मिनट, हाँ, ये बीच में रोज़नामा जंग कराची, ये बीच में जनाब आला एक्सक्लेमेटरी, और फिर आप अपनी बात को शुरू करेंगे। जब आप एंड करेंगे तो फ़कत एक ज़िम्मेदार शहरी, अलिफ बे जीम, इस तरह, क्योंकि इसने लाइन के बाहर लिखा हुआ है तो आप कोशिश करें कि लाइन पे आ जाए, वरना आप एक बॉक्स छोड़ कर लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। और इसी के साथ
राइट साइड पर आप तारीख लिखेंगे और लेफ़्ट साइड पर आप फ़कत एक ज़िम्मेदार शहरी लिखेंगे, ठीक है? तो इस तरीके से आप फॉर्मल लेटर का पैटर्न फ़ॉलो कर सकते हैं और आप उसको कंपोज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर फॉर्मल लेटर का दिखा दूँ। मोहतरम जनाब मदीर आला, रोज़नामा अलिफ पे जीम कराची, और मैं ऐसे एक लाइन छोड़ना लिए पसंद करूँगा तो जनाब आला, और फिर जब मैं एंड करूँगा तो फ़कत दर्दमंद या फिर ज़िम्मेदार शहरी, वो आपके कॉन्टेक्स्ट के ऊपर डिपेंड करता है, क्वेश्चन के ऊपर। दर्दमंद या फिर ज़िम्मेदार शहरी अलिफ बे जीम, डैश आ जाएंगे बीच में तीनों के, और यहाँ पर तारीख आप लिख देंगे इस तरह, जो भी है XYZ आपकी तारीख, इस तरह ये फॉर्मल लेटर का पैटर्न है। सो हेयर वी हैव कंप्लीटेड द सब्जेक्ट उर्दू। P2 मैंने मतलब समझा दिया है और मैंने तफसीरी कहानी का आपको होमवर्क दे दिया है। ई मार्किंग नोट से आप प्रैक्टिस करें, और आप लेटर को मैंने आपको फॉर्मेट दिखा दिया है, फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों का, रस्मी फॉर्मल, गैर रस्मी इनफॉर्मल, ठीक है। सो इंशाल्लाह फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट फिजिक्स केमिस्ट्री।